हुनवावा के गहरे जंगल में 3 महायोद्धा गिलगामेश, ड्रैकुला और एनकिडू अनजान रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। रात का सन्नाटा छाया हुआ था और सिर्फ जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन गिलगामेश के मन के अंदर मानो एक तूफान आ रखा था। ड्रैकुला की बात में सच्चाई है। आखिर हुनवावा की शक्तियां एनकिडू को निशाना क्यों नहीं बना रही हैं? कहीं एनकिडू नहीं, ये संभव नहीं है। पर कोई तो कारण होगा एनकिडू के सुरक्षित रहने का। अरे नहीं, ये बात मुझे याद क्यों नहीं आई? एनकिडू भी तो जंगल का बेटा है। कहीं उसका और हुनवावा का कोई रिश्ता तो नहीं? हुनवावा को मारने की जब भी मैंने बात की है, मेरे साम्राज्य में बस एनकिडू ही मेरा पक्ष लेता आया है। शायद मुझे सतर्क रहना चाहिए। गिलगामेश के मन में शक का बीज पड़ चुका था। एनकिडू इस बात से अनजान था। उसका पूरा ध्यान जंगल में खतरे का एहसास करने में लगा था। तभी अचानक वो रुक गया। क्या हुआ? वो आवाज सुनाई दी तुम दोनों को? तीनों अलर्ट हो चुके थे, लेकिन वो आवाज बस एनकिडू को ही सुनाई दे रही थी। कैसी आवाज? मुझे तो बस जंगल की खामोशी सुनाई दे रही है। नहीं, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। एनकिडू के कहने पर ड्रैकुला ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा और अचानक उसके भी कान खड़े हो गए। हाँ, एनकिडू इज राइट। मुझे भी एक आवाज सुनाई दे रही है। आई थिंक उस डायरेक्शन से आ रही है वो आवाज। पर मुझे कुछ क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? पता नहीं, मगर हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए कि आखिर ये आवाज है किसकी। एनकिडू आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे ड्रैकुला भी आगे बढ़ चला। गिलगामेश कुछ सेकंड खड़ा होकर दोनों को देखता रहा और फिर उसने भी आगे बढ़ने का डिसीजन लिया, लेकिन उसकी आंखों में शक का कीड़ा तैरता हुआ साफ नजर आ रहा था। तीनों संभल कर घने जंगल में आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक एक रोशनी जैसी चमकी। तीनों तेजी से रुक गए क्योंकि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और फिर जब रोशनी कम हुई तो उनके सामने एक अति सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे गहरे समुंदर की तरह थी और उसकी आवाज एक मधुर गीत की तरह सुनाई दे रही थी। इतनी सुंदर औरत, ये तो कोई अप्सरा लगती है, मगर ये इस घने जंगल में क्या कर रही है? नो आइडिया गिलगामेश। वैसे कहीं ये हुनवावा की कोई चाल तो नहीं है? ड्रैकुला ने वो जवाब गिलगामेश को बहुत धीमी आवाज में दिया था, लेकिन न जाने कैसे उस खूबसूरत औरत ने सब कुछ सुन लिया था। हुनवावा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी की चाल हूँ? जीनत किसी की गुलाम नहीं है। वो किसी और की शतरंज का मोहरा नहीं है। ना कभी थी, ना है और ना ही कभी बनेगी। जीनत तो अपनी दुनिया की रानी है। खैर, तुम लोग अपना हाल बताओ। लग रहा है बहुत दूर से आ रहे हो। बताओ क्या लोगे? ना ना, संकोच मत करो। जीनत के पास जो कोई भी आता है, जीनत उसकी इच्छा पूरी करके ही भेजती है। बताओ चलो, क्या चाहिए तुम तीनों को? बोलते बोलते जीनत का जिस्म हवा में लहराया और वो लगभग हवा में फ्लोट करती हुई गिलगामेश के पास जा पहुंची। महान गिलगामेश, एक वीर योद्धा और एक महान राजा। नहीं, तुम तो दुनिया के सबसे महान राजा हो, लेकिन इतना महान राजा इस मनहूस जंगल में क्या ढूंढ रहा है? ओह, अब समझ आया। महान गिलगामेश इस जंगल को हुनवावा से आज़ाद करवाने आए हैं। मगर थोड़ा सोच के बताना, क्या तुम सच में सिर्फ हुनवावा का विनाश करना चाहते हो? अगर हाँ, तो क्या मिलेगा तुमको ऐसा करके? तुम एक महान योद्धा हो गिलगामेश। तुम्हें तो एक नए युग का निर्माण करना चाहिए। एक ऐसे युग का जहाँ पूरी दुनिया पर सिर्फ तुम्हारा राज हो और जहाँ दुनिया की हर खूबसूरत औरत तुम्हारे चरणों की दासी हो। गिलगामेश की सांसें अचानक ही तेज होने लगी। उसके मन में एक सपना सा जाग रहा था, एक ऐसे युग का जिसमें वो
सर्वशक्तिमान राजा था और हर सुंदरी उसके हुक्म का गुलाम थी। देखते ही देखते उसका मन उस स्वप्न में खो चुका था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी और फिर पेड़ से टूटे पत्ते की तरह गिलगमेश का जिस्म नीचे गिर गया। गिलगमेश, ये क्या किया तुमने मेरे दोस्त को? तुम्हारे दोस्त ने अपनी इच्छा चुन ली है, अब तुम्हारी बारी है एनकिडू। तुम तो एक निर्मल आत्मा थे, जंगल के एक भले जानवर। तुम्हें इंसानों की दुनिया में लाया गया, पर तुम्हारी आत्मा तो अब भी वही है। क्या तुम फिर से अपनी निश्चलता और निरपराधता नहीं चाहोगे? क्या तुम वापस जंगल के अपने मुक्त जीवन में नहीं लौटना चाहोगे? सोचो एनकिडू, क्या ही मिला है तुम्हें इंसानों की बस्ती में जाने के बाद? जिसके प्रेम में भटक कर तुमने जंगल छोड़ा, वो भी तो नहीं मिली। याद करो जंगल की वो खामोशी। क्या तुम उस खामोशी को वापस नहीं पाना चाहते हो? एनकिडू के मन में अपनी उस पुरानी दुनिया की यादें ताजा हो रही थी, जिसमें वो फिर से एक मुक्त प्राणी था, बिना किसी मोह माया के। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ने लगा और उसकी आंखें बंद हो गई। देखते ही देखते एनकिडू भी गिलगमेश की तरह सपनों की दुनिया में खो चुका था। उधर जीनत की नजरें अब तीसरे शिकार पर टिक चुकी थी, ड्रैकुला पर। जीनत तैरती हुई ड्रैकुला के ठीक पीछे पहुंच गई और फिर ड्रैकुला को सुनाई दी वो मनमोहक आवाज। ड्रैकुला, कितना दर्द है तुम्हारी आंखों में, और मैं जानती हूँ कि इस दर्द के पीछे क्या कारण है। तुम्हारे टूटे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही है मुझे। देखो, मैं तुम्हारी प्रेमिका को तो वापस नहीं ला सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उसका एहसास वापस दिला सकती हूँ। हाँ ड्रैकुला, वही एहसास, वही गर्माहट, वही मोहब्बत, वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत लड़की तुम्हारे पास होगी। फिर तुम चाहो तो उसको प्रेम करो और चाहो तो उसका खून पियो। कहो ड्रैकुला, क्या चाहिए तुम्हें? जीनत को उम्मीद थी कि गिलगमेश और एनकिडू की ही तरह ड्रैकुला भी नींद में खो जाएगा, लेकिन ड्रैकुला की हंसी ने उसका यह भ्रम तोड़कर रख दिया। तुम मुझे क्या दे सकती हो जीनत? या फिर मैं तुम्हारा असली नाम लेकर बुलाऊं? लस्ट? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे खूबसूरत लड़कियों का या फिर खूबसूरत जिंदगी का सपना दिखाकर हरा लोगी? मैं एक चलता फिरता मुर्दा हूं, वॉकिंग टॉकिंग क्रॉप्स। भला एक मुर्दे को किस चीज की लस्ट होगी? ओह, मैं समझ गई कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम लिबरेशन ढूंढ रहे हो। लिबरेशन, सैल्वेशन, मोक्ष, मुक्ति, यही चाहिए ना तुमको? हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो भी दे सकती हूँ। बस तुम्हारे हाँ कहने की देर है। बोलो ड्रैकुला, क्या कहते हो? जीनत ने एक बार फिर ड्रैकुला की डिजायर्स को टारगेट किया था, मगर इस बार भी जवाब में उसे हंसी ही सुनने को मिली। अच्छी कोशिश थी, मगर दिक्कत यह है कि मैं जानता हूं कि मुझे मोक्ष इतने आसानी से नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो मैं अब तक तुम्हारे हलक में हाथ डालकर उसे निकाल चुका होता। जानती हो, जब से मुझे ये रियलाइज हुआ था कि हुनवावा 7 सिंस का इस्तेमाल करके अटैक कर रहा है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि एक तुम ही हो जिससे मैं आसानी से हरा दूंगा। इनफैक्ट तुम्हें तो मैंने उसी दिन हरा दिया था जिस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ था कि मेरी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, और जिस इंसान को मोक्ष चाहिए होता है ना, उसके मन में किसी तरह की लस्ट बाकी नहीं रहती है। ड्रैकुला की बात खत्म करते ही लस्ट का खूबसूरत चेहरा बिगड़ने लगा और उसके चेहरे पर प्रेम वासना की जगह क्रोध और नफरत के भाव आ गए। बहुत अच्छी बात बताई तुमने, मगर अब तुम अपने साथियों को ये ज्ञान कैसे दोगे? वो दोनों तो अपनी डिज़ायर्स के समुंदर में मस्त गोते लगा रहे हैं। कैसे निकाल पाओगे तुम इनको मेरे ट्रैप से? हाँ, ड्रैकुला लस्ट के झांसे में नहीं आया था, लेकिन गिलगमेश और एनकिडू फंस चुके थे और अब ड्रैकुला को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो उनको उस लस्टफुल स्लिप से बाहर कैसे निकालेगा। ड्रैकुला के साथी लस्ट के कैद में फंसे हुए थे। उधर
तिलिस्म की दुनिया से बाहर लूसीफर का एक योद्धा बेलियल तिलिस्म के अंदर घुसने की तैयारी में था। एल्विस एक अंधेरी सी गुफा के सामने खड़ा हुआ कुछ मंत्र पढ़ रहा था। सामने एक आग जल रही थी और उस आग के चारों तरफ भालों की नोक पर इंसानों के कटे हुए सर टंगे हुए थे। सहरे तारीख दरे निहा, आतश व खाक बादो तूफान, अस कुदरत सिहा मदद मिगिरम, बाब असरार बर्मा गुमशुदा स्वार, सायहा बरंगे जद, नूर खामोश गर्दन, जंजीर जहान बेशक न, राह माबाज स्वार, बखून बाशिकंज बानिदाए कुदरत, दरगाह राज बर्माबाज करदत, या शायतीन कदीम या रुहाए मरहम, दस्ते माँ बगीरित दर्द सिर बुख्शाए। जैसे ही इब्लिस ने मंत्र पूरा किया, कटे हुए सर जिंदा हो गए और उसकी आंखें खुल गई। उनकी आंखों से रोशनी निकल रही थी और देखते ही देखते आग के ऊपर एक घेरा बनने लगा। बेलियाल, तिलिस्म के अंदर जाने का दरवाजा बस थोड़ी देर के लिए खुलेगा। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो। इब्लिस के चिल्लाते बेलियाल, जो कि जलती हुई आग के सामने ही बैठा था, उसने आग के कुंड में छलांग लगा दी। उसका जिस्म आग से घिर गया था। उधर उसके सर के ठीक ऊपर एक दरवाजा खुल चुका था। बेलियाल, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जो मैंने कहा था वो करो अभी।